गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, जहाँ पे हमें चार चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक तो पर्पस, एक बेस ईयर, और तीसरा सोर्सेज ऑफ डेटा, और चौथा एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ठीक है ना। आज बच्चों कुछ ऐसी चीजें करते हैं, ये सब तो हम कर ही चुके थे, ये भी मैंने आपको करा दिया था। प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ये सब पढ़ा चुका था मैं आपको। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बताए तो थे मैंने आपको, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था पहले कि मैं वापस से एक बार फिर कराऊंगा, और आज जल्दी से चीजें आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम भी इनमें लगाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी किए हुए भी हैं। ठीक है, ये थियोरी में पढ़ा चुका था आपको। और फर्स्ट मेथड हमने किया था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सेम एज किसके जैसा है, जैसे हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, बस यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है। वहां पे हम प्राइसेस का यूज करते थे, यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम, क्वांटिटी का। क्वांटिटी कैसे, बेस नीचे डेनोमिनेटर में क्या लेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी लेंगे, उनका सिग्मा समेशन। न्यूमरेटर में क्या लेंगे, जो करंट ईयर की क्वांटिटी है उसका समेशन, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। सारे बच्चों को पता है इसका मेथड, ये तो मैंने उस दिन भी डिटेल में कराया था। बात करते हैं किसकी, लेस्पियर मेथड की, पाशे की और फिशर की। इनमें भी जस्ट इनके लेस्पियर का और पाशे का क्या बताना है, मीनिंग बताना है कि उनका मीनिंग क्या है। अदरवाइज ये तो हम बता ही चुके थे कि लेस्पियर बात करता है बेस ईयर के वेट देने की, और पाशे बात करता है करंट ईयर के वेट देने की। फिर दूसरी बात ये आती है कि जी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो क्या क्वांटिटी का ही वेट देंगे क्या, नहीं। जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो प्राइस का वेट देंगे, और जब प्राइस निकाल रहे थे तो, लेकिन वो बात सही है, या वो बात सेम है कि लेस्पियर में बेस का वेट देते हैं और पाशे में करंट का वेट देते हैं। इतनी बात में भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, अगर अभी आता हूं वापस से, मत बोलना कि मेरे टाइम पास कराया। फिशर मेथड में आते हैं, किस में आते हैं, फिशर में वही, ये लेस्पियर ये पाशे, दोनों को क्या किया, दोनों का इंपैक्ट लिया मल्टीप्लाई करके, बिकॉज ये तो स्क्वायर जैसा हो जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, समझ में आ रही है ना बात। तो उसका क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो एक नंबर मिलेगा हमें। लेकिन इंपैक्ट दोनों का आएगा, किसका, लेस्पियर का और पाशे का, और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे ख्याल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आ जाओ, कम टू द पॉइंट, जो मुद्दे की बात है जिसके लिए आज की क्लास वापस से करा रहा हूं। ये इनका मीनिंग क्या है, आप अगर ध्यान से देखो तो Q0 P0 क्या है, जो बेस ईयर की क्वांटिटी जो हम कंज्यूम वगैरह करते थे, और जो बेस ईयर के प्राइस थे, ठीक है ना। और जब जब हम उसका क्या कर देते हैं, सिग्मा कर देते हैं, तो सिग्मा का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सिग्मा Q0 P0 आया है, इसका मतलब यही तो हुआ कि बेस ईयर में हम कितना खर्चा करते थे, बेस ईयर में हम कितना खर्चा करते थे। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर सिग्मा Q1 P0 का मतलब निकाले हम, तो इसका मतलब क्या है कि आज जो क्वांटिटी हम परचेज करते हैं उसका कंपैरिजन या उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करें, बेस ईयर के प्राइस से करें। मतलब आज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो अगर हम बेस ईयर में करते तो कितना खर्चा होता, तो वो है Q1 P0, उसका सिग्मा करना है हमें। और नीचे वाला क्या है कि बेस ईयर में कितना खर्चा हो रहा था। नहीं समझ में आ रही आपको बात। और उसके लिए हमने क्या निकाला है, प्राइस इंडेक्स निकाला है। क्या निकाला है, प्राइस इंडेक्स। जस्ट उसका इतना मीनिंग है। अगर हम बात करें किसकी, पाशे मेथड की, क्वांटिटी में, तो नीचे देखोगे तो आप क्या है, सिग्मा Q0 P1, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर के प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम क्वांटिटी बेस ईयर में यूज कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, अगर वो आज के प्राइस पे देखे तो कितना खर्चा हो रहा है,
कितना खर्चा हो रहा है। अच्छा ऊपर क्या है, आज टोटल कितना खर्चा हो रहा है, सिग्मा Q1 P1। बात समझ में आ रही है, ये उसका क्या निकाला है हमने, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों, पता नहीं क्या बोल रहा था, वापस से बोलता हूं कि सिग्मा Q0 P0 का मतलब है, Q0 P0 का मतलब है कि हम बेस ईयर में कितना खर्चा कर रहे थे। ठीक है ना, लेट सपोज अगर हम 2011 की बात कर रहे हैं तो 2011 में हम कितना खर्चा कर रहे थे। और सिग्मा Q1 P0 का मतलब क्या है, आज की क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करो किससे, कि जो हम आज क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं अगर उसे हम कब करते, बेस ईयर में करते, तो कितना खर्चा होता, और उसको लेकर के इंडेक्स बनाया है यहाँ पे। नहीं समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, बस उसका इतना मतलब है। और इसी के साथ साथ बच्चों इसके कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं है एज सच, बस ये कॉन्सेप्ट था, मेरे को कराना था आपको, वो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आगे चल सकते हैं हम। फिशर में आपको पता ही है कि दोनों का क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है। बात करिए अब किसकी, वैल्यू इंडेक्स नंबर की, तो वैल्यू इंडेक्स नंबर देखते हैं बच्चों। वैल्यू इंडेक्स नंबर्स कंपेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सम पीरियड विद द टोटल वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड। जो वैल्यू इंडेक्स नंबर होती है वो क्या करती है, वो कंपेयर करती है किसी एक पीरियड के, किसको, किसी एक पीरियड की वैल्यू को किसी तो बेस पीरियड से, सच है सेल्स प्रॉफिट एक्सेट्रा। सेल्स क्या होती है, क्वांटिटी होती है, प्राइस होता है, वैल्यू होती है, वैल्यू होती है। कैसे आती है सेल्स, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके। प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट ना ही तो कोई सिंगल वो होती है, यूनिट होती है, ना ही वो ऐसा क्या है पर यूनिट है, एक नंबर है, वैल्यू है, क्या है वो, कैसे आएगा प्रॉफिट, कैसे आएगा कि हमने कितनी क्वांटिटी बेची और पर यूनिट कितना पैसा हमने क्या किया, कमाया, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट बोल रहे हैं, है ना। तो हम ये देख सकते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर से कि प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, सेल्स में सेल्स की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, इनफैक्ट कंजप्शन देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्योंकि कंजप्शन भी तो एक क्या है, वैल्यू है ना, कंजप्शन भी एक क्या है, वैल्यू है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन प्राइमरली कंजप्शन हम यहाँ पे नहीं देखते, क्योंकि कंजप्शन कहीं ना कहीं हमारा या तो क्वांटिटी में आ जाता है या प्राइस में आ जाता है, जब हम किसका वेट देते हैं, क्वांटिटी में प्राइस का वेट देते हैं और प्राइस में क्वांटिटी का वेट देते हैं, ठीक है ना। और खासकर जो प्राइस इंडेक्स नंबर होते हैं वो तो जब हम उसमें वेट दे देते हैं तो वो तो बनी क्या जाती है, एक टाइप से वैल्यू ही बन जाती है, वो क्या बन जाती है, वैल्यू बन जाती है। खैर, वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। वैल्यू क्या होती है, इसने बोला भी देखो इंग्लिश में, वैल्यू प्रोडक्ट होता है किसका, प्राइस का, और ये वही बात लिखी हुई है इंग्लिश में जो मैंने अभी बोली, जस्ट अभी बोली है आपको, कि प्राइस इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं वैल्यू ही बन जाती है जब हम वेट देते हैं उसे, ठीक है ना, भले ही हम वेट दे रहे हो लेकिन बन वो वैल्यू ही जाती है। दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर, आप देखोगे ऊपर में, ये देखो ये तो नॉर्मल हम करते ही है, P1 अपॉन P0, आप देखोगे तो क्या हुआ है यहाँ पे, जो वेट दिए है वो करंट वाले के साथ, जो करंट वाले प्राइस है उसको करंट की क्वांटिटी का वेट दिया है, और जो बेस ईयर के प्राइस है उसे बेस ईयर की क्वांटिटी का वेट दिया है। तो अगर तुम कंबाइंड देखोगे तो वो बनेगा क्या, वो बनेगा ये कि बेस ईयर में आप कितना खर्चा करते थे और करंट ईयर में कितना खर्चा करते हो, तो इससे ये पता चलेगा कि आपके खर्चे में, मैं खर्चा क्यों बोल रहा हूं, अगर वो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए, अगर वो सेल्स है तो सेल्स के लिए, कि आपकी सेल्स कितनी बढ़ी या घटी, आपके आपकी जो प्रॉफिट है वो कितने बढ़े या घटे, आपकी वैल्यू कितनी बढ़ी या घटी, ये हम क्या करते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर, ये सब कर चुके हैं हम, अनवेटेड वेटेड दोनों के दो दो मेथड होते हैं, या तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जब हम वेटेड की बात करते हैं तो वेटेड के भी दो मेथड होते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बात समझ में आ रही है।
आगे ये सब कुछ कर चुके, इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हम। तीन मेथड ये भी सॉल्व कर चुके, लेस्पियर्स मेथड, पाशे मेथड और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, हम ये निकाल चुके हैं हम, ठीक है ना। वेटेड में क्या किया हमने, वेटेड में केवल क्या किया, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। कौन सा मेथड किया, सिंपल एग्रीगेट। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड अभी रहता है और आज हमें वही करना है। आते हैं बच्चों किसके ऊपर, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड पे। क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे ना आई थिंक, बिल्कुल ये रहा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सारे बच्चों को पता है कि प्राइस रिलेटिव कैसे निकाला जाता है, प्राइस रिलेटिव, और इसका नाम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव नहीं है, इसका नाम है वेटेड एवरेज ऑफ। तो आपको इसकी वर्किंग समझ में आती होगी कि पहले प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, फिर उसे वेट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, वेट देना पड़ेगा, देन उसका क्या करेंगे हम, वेटेड एवरेज करेंगे, क्या करेंगे। और बहुत सिंपल है बच्चों, बस एक स्टेप मुझे जो लगता है कि बच्चों को वो पता होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा वेट देने का गेम है कि वेट कैसे देने का है। वेट के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट बताइए कि वेट हम किस चीज का देंगे, बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना। जैसे आप वेटेड मीन निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही है, बस आपको एक स्टेप क्या करना है, थोड़ा सा वो पता होना चाहिए। सीधा सीधा थियोरी पे ना ला करके ये टेबल पे लेके आता हूं आपको, ताकि आपको इसका पता पड़े। वो कॉमोडिटी दे के रखेगा, प्राइस दे के रखेगा आपको, बेस ईयर के और करंट ईयर के, और क्वांटिटी दे के रखेगा, बेस ईयर की और करंट ईयर की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारा ही डेटा दे के रखेगा वो आपको। अब इसमें से कुछ काम आए या नहीं आए, या बाकी दूसरे भी निकलवाए, ऐसा भी तो हो सकता है वो आपको बोलते वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकाल के दिखाओ, और लेस्पियर के मेथड से निकाल के दिखाओ, या पाशे के मेथड से निकाल के दिखाओ, या फिशर बोल दे, है ना। तो मैं तो कंप्लीट डेटा लेके चल रहा हूँ कि कंप्लीट डेटा देगा वो। सारे बच्चों को पता है प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते अपन लोग, वही P1 अपॉन P0 इंटू 100 इकट्ठा निकालते हैं, सबके लिए अलग अलग निकालते हैं, सबके लिए अलग अलग निकालते हैं इंडिविजुअली। ये निकाला देखो इधर, ये P1 है, ये क्या है, P0 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके यहां लिख देंगे, ये आ गया आपका प्राइस रिलेटिव। मेथड का नाम है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, लेकिन अभी काम तो हमने केवल कितना किया है, प्राइस रिलेटिव निकाला है। तो अभी तो वेट भी निकालने हैं, क्या निकालने हैं, वेट के लिए ये ही वो एक स्टेप है जो मेरे को यहाँ पे आपको बताना है। वेट निकालने के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि वेट आपको किसका देना पड़ेगा, बेस ईयर के खर्चे का वेट देना पड़ेगा। नमन भाई कहाँ लिखा बताना, बेस ईयर के खर्चे का वेट, यहाँ पे तो ये लिखा है W इज इक्वल टू P0 Q0, तुम्हें कैसे पता पड़ा, बेटा बेस ईयर का खर्चा ही तो है। बेस ईयर में प्राइस क्या थे और बेस ईयर की क्वांटिटी कितनी थी, उसको मल्टीप्लाई करके बेस ईयर का हमने खर्चा निकाल लिया, और उसका हमने क्या दिया, वेट दिया। खर्चे का वेट दे रहे कि बेस ईयर में हम ए कॉमोडिटी पे कितना खर्च करते थे, बी कॉमोडिटी पे कितना खर्च करते थे, सी पे कितना और डी पे कितना। और फिर देन हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव हमने निकाला है, प्राइस रिलेटिव जो निकाला है, उसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, वेट में। ध्यान से सुनना, ये क्या है, प्राइस रिलेटिव ये बता रहा है कि चेंज कितना आया है, तब से अब तक चेंज कितना आया है, और उस चेंज में हम वेटेज दे देंगे किसकी, पिछले जो बेस ईयर हमने माना था उसके खर्चे की। बात समझ में आ रही है। और बाद में सबसे क्या करेंगे, उनका एवरेज कर देंगे, क्या कर देंगे, नीचे देखो क्या क्या, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उधर, भाई वेटेड मीन निकालने के लिए क्या करते थे हम, हाँ जी, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, वही तो करते थे। इधर क्या है, वो एक्स की जगह क्या है, आर है, तो उधर क्या देखने का क्या किया हमने, आर डब्ल्यू किया, क्या किया, आर डब्ल्यू, और आर डब्ल्यू को सिग्मा कर दिया, सिग्मा आर डब्ल्यू, है ना। ये सिग्मा एक्स डब्ल्यू के जैसा नहीं है, बोलो ना। तो बस, और फाइनली उसका क्या निकाल दिया हमने, मीन निकाल दिया। P01 इज इक्वल टू सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। नमन भैया 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या, बेटा वो ऑटोमेटिक आया है, वो ऑटोमेटिक होके आया है, नहीं समझा क्या आपको। अब ये क्वेश्चन करोगे तो अभी आपको खुद पता पड़ जाएगा। उधर देखो ना, जो प्राइस रिलेटिव निकाला है हमने, हर एक में 100 से मल्टीप्लाई हुई भी तो है। जब हर एक में 100 से मल्टीप्लाई हुई भी है, तो हम बाद में एक और 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, समझा क्या। कोई बच्चा ऐसे ऐसे मुंह जबानी करे कि नहीं नहीं नमन भैया ये तो परसेंटेज में होता है, तुमने यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बेटा हो रखा है ऊपर ऑलरेडी,
जब हर एक नंबर में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाद में क्यों करेंगे, तो ये तो रिपीटेशन हो जाएगा, तो ऑलरेडी कर चुके, दैट्स वाई यहाँ पे 100 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। सारे बच्चे मेरे को स्टेप बताओ। सबसे पहले क्या कीजिएगा, प्राइस रिलेटिव निकालिएगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। वेट का ख्याल रखना है, बेस ईयर के खर्चे का वेट देना है। बेस ईयर का खर्चा क्या बोलो तो P0 इंटू Q0। P0 इंटू Q0 जो आया उससे मैं W बोल रहा हूँ, और जो मैंने प्राइस रिलेटिव निकाला था उससे मैं क्या बोल रहा हूँ, R बोल रहा हूँ। और R की और W की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, उसका क्या निकाल लेना, सिग्मा निकाल लेना है। और जो वेट का टोटल है, क्योंकि नंबर तो है नहीं यहाँ पे, अब नंबर है भी तो हमें लेने नहीं है वो, क्यों, क्योंकि हम तो वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। तो जो वेट का टोटल है, वेट का टोटल हम उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फाइनली आपकी क्या आ जाएगी, इंडेक्स नंबर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उसके पहले थोड़ा सा उसका टेक्स्ट बता दूं जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये देखो। इन दिस मेथड द प्राइस रिलेटिव फॉर द करंट ईयर आर कैलकुलेटेड। प्राइस रिलेटिव निकाल लेते करंट ईयर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर प्राइसेस। किसके बेसिस पे, बेस ईयर के प्राइसेस के बेसिस पे। दीज प्राइस रिलेटिव्स आर मल्टीप्लाइड बाय द रेस्पेक्टिव वेट ऑफ द आइटम्स। उसको हम क्या करते हैं, उन प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वेट से, जो उनके रेस्पेक्टिव वेट है। ठीक है ना, रेस्पेक्टिव वेट मतलब हाँ अलग अलग, सबका वेट अलग अलग रहेगा ना, तो उसी से। ठीक है ना, दीज प्रोडक्ट आर समड अप। जो प्रोडक्ट होकर के आया, मतलब प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई करके जो आया उसे सम करेंगे, उसका सिग्मा करेंगे इधर नीचे में, देन फाइनली क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट। उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे वेट के सम से। दैट इज P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। और उसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराऊं क्या, या करेंगे, कर लेंगे। चलो आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं।
156.8 इज द राइट आंसर। 7 भी आ जाएगा तो भी चलेगा, मतलब 7 ऐसा है तो 8 ही आपने बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। P1 अपॉन P0 इंटू 100, बोलो कितने कितने आ रहे हैं। 160, 60, 175, 150, 155, 155 नहीं है, 125, अगेन 125, 200। अभी वेट निकालेंगे। वेट कैसे निकालते हैं? P0 इंटू Q0। कहाँ पे है P0? कहाँ पे है? ये रहा। और Q0 कहाँ पे है? ये रहा। तो 400, 520, 504, 100, 148, 164, 24। हाँ जी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा तो RW निकल जाएगा 64,000, 91,000, 75,600, 18,500, 15,500 की 600, 15,500 और 3 दूनी 6, 6,000। सिग्मा RW इज इक्वल टू वॉट? 270,600। वेट का टोटल 1726।
P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, दैट इज इक्वल टू 270 600 1726 135 नहीं, तो फाइनल आंसर बता दो बस। 156.8। एक तो तुम्हारा यहाँ पे मिस्टेक मिल गई होगी तुम्हें, 100 रुपए का फर्क यहाँ कर दिया तुमने 120 का, बाकी और कहीं पे भी किया था पीछे, हो गया सही आ गया। आगे चल सकते हैं क्या बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंज्यूमर प्राइस। कहाँ पे चले गए? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब मैं आपको रिटेल प्राइस इंडेक्स पढ़ा रहा था तो वहां पे एक लाइन आई थी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स। आपको रिटेल प्राइसेस में क्या चेंज हुआ है जब वो पता लगाना है तो आप रिटेल प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हो। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या देश के अंदर एक ही जैसे लोग रहते हैं क्या, जिनका कंजप्शन पैटर्न एक ही है, जिनकी क्वांटिटी का कंजप्शन सेम है? क्या ऐसे लोग रहते हैं क्या? नहीं। हर एक कैटेगरी का, हर एक सेक्शन का, हर एक सब सेक्शन का, हर सोसाइटी का, हर क्लास का कंजप्शन पैटर्न क्या है? अलग अलग है। उनकी बास्केट में गुड्स क्या है? अलग अलग है। हमारे देश के अंदर अगर मिडिल क्लास रहता है तो लोअर मिडिल क्लास भी है, पुअर भी है, रिच भी है, मिलेनियर भी है, बिलेनियर भी है। सबकी बास्केट में सेम गुड्स नहीं होते। तो अगर आप एक सिंगल नंबर निकालिएगा पूरे देश के लिए तो वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो उस केस में बच्चों हमको क्या बनानी पड़ती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करनी पड़ती है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे ही मैं पहले वाला बुलेट पढ़ूंगा उसका, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हालांकि ज्यादा बातें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल मैंने इसी चीज पे बोला था आपको, जब मैं किसकी बात कर रहा था? पर्पस की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? कल की क्लास देखोगे तो कल की क्लास में ज्यादातर मैंने इसी के बारे में बोला कि पर्पस क्या होता है, अलग अलग होता है। से यस और नो? अंबानी जी का और हमारा कंजप्शन पैटर्न सेम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के दौर में नहीं है। सोच तो रखते हैं ना कुछ कि हाँ अपना कर लेंगे, अचीव कर लेंगे लाइफ में, लेकिन अभी के टाइम पे वो कंजप्शन पैटर्न सेम नहीं है। तो जो नंबर हमने अंबानी जी के लिए निकाला, क्या वही नंबर हमारे लिए काम करेगा क्या? नहीं, वो मिसलीडिंग नंबर होगा। कैसा होगा? क्या पता उनके लिए महंगाई ना हुई हो जो वो गुड्स यूज करते हैं, है ना? हम हमारे इधर घर वाले बोल रहे कि यार महंगाई तो बहुत हो गई, 30% से रेट बढ़ चुके हैं। से यस और नो? तो उस केस में सिंगल नंबर सबको रिप्रेजेंट नहीं करता। देन हमें बच्चों किसकी जरूरत पड़ती है? एक स्पेशल टाइप के इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, सीपीआई। और इससे इससे किसी पर्टिकुलर क्लास की, जो पर्टिकुलर क्लास है, कोई सोसाइटी, कोई सेक्शन है, उसके वो जो यूज करते हैं गुड्स, उनके प्राइसेस में कितना चेंज आया है, इससे वो पता चलता है। हाँ मतलब उसी के लिए निकाल लेंगे तो बता देगी। हमने एक सोसाइटी के लिए निकाला, तुम ये तो कहना चाहते हो कि एक सोसाइटी के अंदर भी अब अलग अलग फैमिलीज है, कोई पैसा ज्यादा कमाता है, कोई पैसा कम कमाता है। बिल्कुल सही बात है। और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओ, ठीक है ना? आप चाहे तो सीपीआई किसी एक इंसान के लिए भी निकाल सकते हैं। किसके लिए भी निकाल सकते हैं? किसी एक इंसान के लिए, ठीक है ना? जब हम एक इंसान के लिए निकाल लेंगे, अब इससे ज्यादा तो स्पेसिफिक कुछ और नहीं होगा, बस अब तो एग्जैक्ट पता ही चल जाएगा। तभी हम इसे बोल रहे हैं कि ये स्पेशल टाइप की क्या है? इंडेक्स नंबर है। और स्पेशल टाइप से ज्यादा अगर अच्छा वर्ड में यूज करूं तो ये स्पेसिफिक है। क्या है? आप किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए, स्पेसिफिक फैमिली के लिए, स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए आप क्या निकाल सकते हो? सीपीआई निकाल सकते हो। क्योंकि बिकॉज हर एक इंसान क्या होता है कि हर एक एस्पेक्ट में क्या रहता है? अलग अलग रहता है। उसकी इनकम अलग होती है, उसका कंजप्शन
पैटर्न अलग होता है, क्वांटिटी का यूसेज कम ज्यादा हो सकता है। से यस और नो? तो दैट्स व्हाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि एवरेज इंक्रीज कितना हुआ है, किसमें? इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज कंज्यूम्ड। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटीज, उनकी कॉस्ट में ऑन एन एवरेज कितना चेंज हुआ है। इतनी बात तो हम पहले भी देख रहे थे, अभी बात पूरी नहीं हुई। उसके आगे भी देखो, ब्लू में भी कुछ लिखा हुआ है, बाय अ क्लास ऑफ पीपल, है ना? सोसाइटी के, पूरे सोसाइटी के एक सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना? so that they can maintain the same standard of living in the current year as in the base year, ताकि इससे वो ये पता लगा सके कि अपने को करंट ईयर में कितना कमाना है, ताकि मैं अपना वही वाला लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूं जो बेस ईयर में करता। बेस ईयर में हम 1000 रुपए कमाते थे और खर्चा कर रहे थे, बात समझ में आ रही है ना? मान लिया 800 रुपए का खर्चा कर रहे थे, और आज उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मेरे को 1300 रुपए का खर्चा करना है। कितने का खर्चा करना है? और जब मैं ये निकाल पाऊंगा कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, तो मैं ये भी तो डिसीजन ले पाऊंगा ना कि आज मेरे को एक ऐसी जॉब फाइंड आउट करनी है जो मेरे को उसके माफिक पैसा जनरेट करके दे। यस और नो? तो ये वही तो बोल रहे हैं आप, सो दैट दे कैन मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि हम जब ये पता लगा लेंगे तो हम फिर ये भी देख पाएंगे कि हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे इन द करंट ईयर एज इन द बेस ईयर, जो हम बेस ईयर में कर पा रहे थे, ठीक है? दे आर डिजाइन टू मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स। सीपीआई को क्या करते हैं हम? डिजाइन करते हैं, ठीक है ना? या सीपीआई हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए? इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स। एक गुड की बास्केट के प्राइस में कितना चेंज हुआ है, ठीक है ना? उसको मेजर करने के लिए हम सीपीआई कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड सर्विसेज ऑन परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। या फिर हम क्या करते हैं, परचेजिंग पावर की बात करते हैं कि उसमें कितना चेंज हुआ है, वो भी सोसाइटी के किसी एक सेक्शन की, ड्यूरिंग द करंट पीरियड विद रेस्पेक्ट टू सम बेस पीरियड। करंट ईयर में, वो भी किसके रेस्पेक्ट में? बेस ईयर के रेस्पेक्ट में। The need for constructing consumer price index number arises because general index number do not highlight the effect of the rise or fall in prices of various commodities consumed by different classes of people on their cost of living। कितना भी बड़ा भारी भरकम सेंटेंस हो, लेकिन बातें तो तुम्हें समझ में आती होगी। जब समझ में आती है तो बता भी दो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के एक सेक्शन नहीं बताता, मतलब सबको कंबाइन कर लेता है। अगर हम अगर हाँ, अगर हम जनरल इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो तो सबके लिए होता है, लेकिन सबके लिए तो वो मे बी वो सही ना हो, तो उसके लिए फिर हमें स्पेसिफिक जानना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा? सीपीआई निकालना पड़ेगा। अगेन बताता हूं मैं आपको, जो जरूरत पड़ती है हमें सीपीआई निकालने की, वो क्यों होती है? बिकॉज जनरल इंडेक्स नंबर डू नॉट हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ द राइज और फॉल इन द प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटी। क्योंकि जो जनरल इंडेक्स नंबर होता है वो किसके इंपैक्ट को नहीं बताता है, जो अलग अलग क्लासेस ऑफ पीपल के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उसको नहीं बताता है। बीच में जो लिखा है वो सारा ऐसा नॉइस क्रिएट किया है उसमें कि वो गुड्स वगैरह के लिए बताया। वापस से अगर तुम चाहो तो मैं फिर भी पढ़ दूंगा कि वो हाईलाइट नहीं करता किसके इफेक्ट को, प्राइस के बढ़ने या घटने को, ऑन वेरियस कमोडिटी। जो अलग अलग चीजें हैं उनके प्राइसेस में ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, वो भी किसके लिए? कंज्यूम्ड बाय डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। मतलब मैं इसीलिए वो कह रहा हूँ कि बीच में उसने नॉइस क्रिएट किया है, तुम उसे स्किप भी करोगे, केवल उधर से ये भी पढ़ोगे ना, मैं बता रहा हूँ कहां से, मतलब अगर कट भी कर दोगे किसको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखो, यहां से बोलो, बिकॉज जनरल इंडेक्स नंबर डू नॉट हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ, ये जो राइज और फॉल लिखा है ना, इसको क्या था, इसको तो लिख दो बस चेंज इन प्राइसेस ऑफ, ये चेंज इन प्राइसेस ऑफ वेरियस भी कट कर दो। अब तुम्हारे लिए बहुत सिंपल सा हो जाएगा। कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल ऑन देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या फर्क पड़ रहा है, अलग अलग क्लासेस की, सबका एज अ होल नहीं, अलग अलग क्लासेस के लिए।
Moreover, different classes of people consume different type of commodities. वो ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि देश के अंदर अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग क्लासेस जो है, अलग अलग जो सोसाइटी है ना, वो उनका कंजप्शन पैटर्न भी क्या है, उनकी सेम नहीं है, अलग है। उनकी बास्केट में गुड्स अलग है, हमारी बास्केट में गुड्स अलग है, कोई और तो होगा उसका हमारे से भी क्या है, अलग पैटर्न है। समझ में आ रही है बात आपको? अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कुछ तो एक ऐसा कहीं पे तो कुछ आर्टिकल वगैरह कुछ छपा था कि कहीं पे कोई सी कंट्री में, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कि एक वॉचमैन को एक इंसान रोज देखता है और उसका डेली का कंजप्शन पैटर्न क्या रहता है खाने के लिए, कि थोड़े से चावल और 2 प्याज और कुछ एक आधो और चीज करके ऐसा, ठीक है ना? क्या आपका भी कंजप्शन पैटर्न वही है? आपका कंजप्शन पैटर्न अलग है, यस और नो? अच्छा, जो आपका कंजप्शन पैटर्न है, तो जो देश की जो बड़ी-बड़ी फैमिलीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिलीज है, क्या उनका भी कंजप्शन पैटर्न वही है? नहीं है। जितना आपने का खर्चा कितना होता है, साल का खर्चा होता है उतना तो वो 1 बोतल पानी की पी जाते हैं ब्लैक वाटर करके। हाँ जी, बात समझ में आती है कि नहीं आती है आपको? तो सबका पैटर्न मतलब कंजप्शन का पैटर्न क्या है, अलग-अलग है। ये वही बोल रहा है ब्लू में। मोरओवर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। अलग-अलग जो क्लास के लोग होते हैं, वो अलग-अलग क्या करते हैं, कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं। एंड इवन द सेम टाइप ऑफ कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। और चलो फिर भी तुम कहोगे भैया नमन भैया कैसी बात कर रहे हो, साला टमाटर तो वो भी खाते हैं, हम भी खाते होंगे। ऐसा कोई ना है कि वही टमाटर खा सकते हैं या हम नहीं खा सकते। मान लिया खाते हैं, वो भी टमाटर खाते हैं और हम भी टमाटर खाते हैं, ठीक है ना? वो भी वही गेहूं खाते हैं, हम भी वही गेहूं खाते हैं, सही है और नो? अच्छा, लेकिन जो प्रोपोर्शन यानी कि क्वांटिटी की जो बात कर रहे हैं, जो क्वांटिटी का कंजप्शन हमारा होता है, उनकी क्वांटिटी का कंजप्शन उतना नहीं होता। मतलब उतना नहीं होता, कम नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर अंबानी फैमिली के अंदर गेहूं आएंगे, तो भाई उनका जो 500-600 लोगों का जो स्टाफ है, समझ, वो भले ही 4-5 लोगों खुद, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए, 4-5 लोगों को मैनेज करने के लिए कितने लोगों का स्टाफ लगा हुआ है? 600-700 लोगों का स्टाफ लगा हुआ है। सिक्योरिटी पर्सोनल है, क्लीनिंग वाले है ना, पार्किंग वाले है, वो जो उनका गार्डन गार्डन वगैरह क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो सारे लोग हैं। खाना बनाने वाले हैं, मतलब खाना बनाने वाले ऐसे नहीं कोई इधर से पकड़ लिया वो आना आंटी, ठीक है ना? प्रॉपर शेफ जो है, उनकी टीम है, ठीक है ना? जो डेटा एंट्री करते हैं कि कौन कौन कब आया कब गया, बाकी सारी चीजें देखते हैं। तो ऐसे सब कुछ मिला करके कितने लोगों का स्टाफ है? 600-700 लोगों का स्टाफ है। कम ही बोल रहा हूँ मैं, डरता डरता बोल रहा हूँ ये, इतना तो सही बता रहा हूँ मैं। एक बारी अभी इधर तुम्हारे खतौली के चेयरमैन साहब है, पारस जैन, तो एक बार उनसे बातचीत हो रही थी, है ना? लगभग लगभग 125 से 150 लोग तो उनके यहाँ पे काम करते हैं। उससे आई थिंक ज्यादा, ज्यादा तू भी था उस टाइम पे। 125 से 150 लोग उनके यहाँ पे काम करते हैं। अब तुम देखो कि एक छोटे से कस्बे का एक चेयरमैन, ठीक है ना, उसके यहाँ पे इतने लोग काम करते हैं, तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिलीज है, कितने लोग काम करते हैं। तो अच्छा, उनका ऐसा नहीं है कि शाम को, अभी क्या है, अंबानी जी शाम को हफ्ते में, ए तूने कितनी रोटी खाई, निकाल पैसा निकाल इधर। भाई वो उन्हीं की जेब से जाता है, वो सारा उन्हें मेंटेन करना होता है, सारा उन्हें मैनेज करना होता है। अभी अगर वो उधर खाना खाने के लिए अपने घर जाएंगे, तो फिर उधर केयर कौन करेगा? समझ में आ रही है ना? ऐसा वो चिंदीगिरी नहीं करते। तो उनका कंजप्शन की जो जो क्वांटिटी का कंजप्शन है वो अलग है, हमारा अलग है। समझ में आ रही है ना? जितना उनका एक दिन का कंजप्शन है, उतना अपना 2-3 साल का कंजप्शन है। भाई फैमिली में है ही कितने लोग? सारे लोगों की फैमिली में कितने, 4-4 5-5 लोग होंगे। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो वो चीज है। तो देखो, एक के बाद एक चीजें बताया जा रहा है। कह रहा है कि पहले तो देश के अंदर सेम क्लास के लोग नहीं होते, ठीक है ना? और जो सेम क्लास के लोग जो अलग अलग क्लास के जो लोग होते हैं, उनका जो कंजप्शन पैटर्न है वो क्या है, अलग अलग है। कि मतलब अलग अलग टाइप के गुड्स क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। चलो माना एक ही करते हैं, क्वांटिटी सेम नहीं रहती, ऐसा उसने बोला है, ठीक है ना? आर नॉट कंज्यूम्ड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। So consumer price index numbers are constructed separately. तो सीपीआई को आपको अलग से निकालना होता है फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के लिए, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ताकि हम प्राइस के चेंजेस को पता लगा सके अलग अलग कमोडिटीज के। सीपीआई ऑफ द सेम क्लास ऑफ पीपल में डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अरे वाह, देखो क्या बोला,
कह रहे कि सेम क्लास के लोगों की जो सीपीआई है वो इवन प्लेस टू प्लेस भी क्या कर सकती है। अपन लोग तो मिडिल क्लास है, ठीक है ना, हम जिस एरिया में रहते हैं और हमारे जैसे मिडिल क्लास जो कहां पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, क्या उनकी सीपीआई सेम हो सकती है? नहीं हो सकती है, बिकॉज वहां का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दिल्ली का वो अलग है और हमारे एरिया का अलग है। तो वो कह रहे हैं कि सेम क्लास के अगर लोग हैं और अलग अलग एरिया में रहते हैं तो उनकी भी सीपीआई एक नहीं रहेगी, उनके लिए भी हमें टू द स्पेसिफिक अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो उस केस में तो काम में आती है। फाइनली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, क्योंकि इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग का पता चलता है, तो दैट्स व्हाई सीपीआई को क्या भी बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर तो बोलते ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप की होती है या स्पेसिफिक टाइप की आप बोल सकते हो। और प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये उसी का सिनोनिम, कॉस्ट ऑफ लिविंग का। इसे क्या भी बोलते हैं बच्चों, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, आज पढ़ाऊंगा नहीं, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई। अब इसको भी कंस्ट्रक्ट करने के कितने मेथड है, दो मेथड है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मतलब तुम वो बता सकते हो केवल मेथड वाइज। हमने पढ़ा क्या, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में चार देखिए हमने, कौन कौन, सिंपल एग्रीगेटिव, लेस्पियर, पाशे, फिशर, उसके बाद वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। पांच तो वो वन गो में वो थे, चार एक साथ और एक एक साथ। उसके बाद फिर हमने दो मेथड पढ़े, दो मेथड के दो दो बच्चे, है ना, पांच और चार वो हो गए नौ। अभी दो ये है बच्चों फिलहाल, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अभी तो नहीं बोलोगे बस इसमें तो फिशर है, नहीं है। ये कौन सा मेथड है, 10वां मेथड है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। भले ही नया ना हो, चीजें पुरानी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है ना। नेक्स्ट है फैमिली बजट मेथड, क्या है, फैमिली बजट मेथड। आज के लिए बच्चों बस इतना ही रखेंगे, और अब ज्यादा दिन ये बस सांसें अटकी हुई है अब स्टैट्स की, ठीक है ना। और अब हम तुम्हें कुछ टाइम बाद, लगभग आपके एग्जाम पता नहीं कब होंगे, लेकिन फिलहाल ये मिला के आप मान के चलो 20-25 दिन तो आप हो हमारे पास अभी, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको फ्री कर देंगे, आप भी खुश हम भी खुश, ठीक है ना। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड ये कल हो जाएगा, 11-12 क्वेश्चन कल हम करेंगे। अब लास्ट रह जाएगा बस एक टॉपिक, यूज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। हद से हद करो तो परसों की क्लास लगेगी इसमें, इसमें मेरे को बहुत समझाना है आपको यूज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हालांकि मैं आपको चैप्टर को पढ़ाते वक्त काफी सारी चीजें बता चुका कि इसका कहाँ कहाँ पे यूसेज होता है, लेकिन फिर भी जब टॉपिक है तो उसे भी हम देखेंगे। और एक एक क्वेश्चन उसका है, ये समझो अगर ये क्वेश्चन आया ना, पता नहीं कितने स्टार मार्क करो आप इसे, अगर ये क्वेश्चन आया ना, मैं कह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे फैल जाएंगे ये क्वेश्चन में, ठीक है ना। 5 स्टार क्वेश्चन है। और उसके बाद है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बस इतनी सा एक क्वेश्चन ये करना है। अच्छा उसके बाद भी है नहीं यार सही कह रहे हो तुम तो, होलसेल प्राइस है क्या भैया, ऐसे बना रहे थे तो इसके लिए परसों में तो नहीं करा पाओगे आप कंप्लीट, है ना। कल परसों और उसके नेक्स्ट डे की क्लास भी लगेगी, ठीक है ना। कोई बात नहीं यार, जहाँ पे इतने दिन दिए तो आराम आराम से करेंगे, कौन सा भगाएंगे, ठीक है ना। अपने को क्या है, मेन पोर्शन ये था, ये हो गया, थियरी रहती है वो भी पढ़ेंगे, है ना, हंसते खेलते वो भी पढ़ेंगे जहाँ इतना सिलेबस किया है। थैंक यू वेरी मच।